गांव में मानसून महोत्सव का समय था और हर जगह बारिश के मौसम के स्वागत की तैयारी चल रही थी। आरव जो अपने पुराने गांव में वापस आया था, उन दिनों को याद करता था जब वह यहाँ बचपन में खेलता था। अब वह एक कैमरा लेकर गांव की सुंदरता को कैद करने की कोशिश करता था। उसे प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीज में सुंदरता दिखाई देती थी। एक दिन वह गांव के पुराने पार्क में शूटिंग कर रहा था, जब उसकी टक्कर मीरा से हो गई। मीरा किताब में खोई हुई थी और जब वह अचानक आरव से टकराई तो उसके हाथ से किताब गिर गई। दोनों अजीब से महसूस करते हैं, लेकिन आरव उसकी मदद करता है। मुझे लगता है तुम सही किताब ढूंढ रही हो, आरव हंसते हुए कहता है। मीरा हल्का सा मुस्कुराती है और जवाब देती है, ये किताब मुझे मेरी दुनिया दिखाती है। आरव को यह विचार बहुत प्यारा लगता है और वह सोचता है कि शायद मीरा कुछ खास है। धीरे धीरे आरव और मीरा की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। आरव अपने कैमरे के साथ मीरा के पास आता है और वे साथ में समय बिताने लगते हैं। मीरा अपनी कविताओं के बारे में आरव से बात करती है और आरव उसे अपनी फोटोग्राफी की दुनिया से परिचित कराता है। एक दिन जब बारिश की बूंदें गिर रही थीं, आरव और मीरा नदी के किनारे बैठे थे और आरव ने मीरा से कहा, यह बारिश, यह मौसम, मुझे लगता है कि कुछ बदलने वाला है। मीरा ने उसकी बातों को सुना और कहा, शायद हम दोनों ही कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आरव के मन में एक चिंता थी। उसकी योजना थी कि वह एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी के लिए दूसरे शहर जाए और उसके जाने की खबर मीरा को नहीं थी। एक रात जब आरव जाने की तैयारी कर रहा था, मीरा को यह महसूस हुआ कि आरव को कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसने पूछा, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? आरव के चेहरे पर उदासी आई और उसने कहा, मैं खुद को इस गांव में खोता हुआ महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं कहीं और अपनी जिंदगी को फिर से ढूंढ सकता हूँ। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, लेकिन कहीं और ढूंढने से पहले क्या तुम कभी यहाँ का सच देख पाओगे? आरव की आंखों में हल्की सी चमक आई और उसने महसूस किया कि शायद वह जो तलाश रहा है वह यही है, मीरा के साथ। अगली सुबह जब बारिश फिर से शुरू हो जाती है, आरव उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाता है जहां उन्होंने पहली बार बात की थी। मीरा वहां पहले से खड़ी थी, बारिश की बूंदों से भीगी हुई। वह आरव से कहती है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिल यही रहेगा। आरव जो अब तक सोच रहा था कि क्या वह सही रास्ते पर है, मीरा के पास जाता है और कहता है, मैं नहीं जा सकता मीरा। यह बारिश, ये पेड़, ये गांव, तुम, मुझे लगता है यही मेरा घर है। मीरा उसकी आंखों में गहरी सच्चाई देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर हम दोनों को यही रहना चाहिए जहां हम एक दूसरे के साथ हैं। उस दिन से आरव और मीरा की जिंदगी एक नई शुरुआत लेती है। वे साथ में अपनी दुनिया बनाते हैं जहां हर बारिश की बूंद उनके प्यार की गवाही देती है। कहानी, बालकनी वाला प्यार। लॉकडाउन की शुरुआत हुई और पूरा शहर घरों में बंद हो गया। मुंबई की एक पुरानी बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर दो अपार्टमेंट आमने सामने थे। एक तरफ आरव, जो अपने माता पिता के साथ रहता था, और दूसरी तरफ नेहा, जो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। दिन का समय था और दोनों अपने घरों में थे जैसे बाकी सभी। लेकिन इनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि इन दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आरव के कमरे में हल्की सी धूप आ रही थी और वह बालकनी में खड़ा होकर लंच के बाद का वक्त बिताने के लिए बाहर देख रहा था। उसी वक्त उसकी नज़र दाईं ओर वाली बालकनी पर पड़ी। वहां नेहा खड़ी थी, जो कुछ किताबें पढ़ रही थी। अचानक उनके बीच नज़रें मिल गईं। नेहा ने हल्का सा मुस्कुराया और आरव ने भी शर्माते हुए सिर झुका लिया। यह एक साधारण मुलाकात थी, लेकिन इसने दोनों के दिलों में कुछ हलचल सी पैदा कर दी थी। अगले कुछ दिनों तक दोनों अपनी अपनी बालकनी से एक दूसरे को देखते रहते। कभी किसी की नज़रें मिल जाती, कभी किसी की मुस्कान। एक दिन जब आरव अपनी बालकनी में खड़ा था, नेहा ने हल्के से हाथ हिलाया और आवाज़ दी, क्या तुम काम कर रहे हो? आरव थोड़ा चौंका, लेकिन फिर मुस्कराते हुए जवाब दिया, हाँ वही, घर से काम। तुम, ऑनलाइन क्लासेज? नेहा ने कहा, तुम्हें कितने लोग दिखते हैं इस लॉकडाउन में?
बहुत कम, सब घरों में ही हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये थी उनकी पहली बातचीत और यहीं से दोनों के बीच धीरे धीरे एक नया रिश्ता बनने की शुरुआत हुई। हर दिन अब आरव और नेहा के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता। दोनों के बीच शाम के वक्त फ़ोन पर बातें होती, कभी कभी उनकी बालकनी से एक दूसरे को देखते हुए चाय की चुस्कियां और हल्की सी बातों का आदान प्रदान होता। लॉकडाउन का महीना लंबा था और इन दिनों ने आरव और नेहा को एक दूसरे के करीब ला दिया था। एक दिन, जब दोनों अपनी बालकनी में खड़े थे, आरव ने कह दिया, तुमने कभी सोचा था कि हम इस तरह से एक दूसरे से बात करेंगे? नेहा हल्के से हंसी और बोली, नहीं, पर यह अच्छा है। कभी किसी से इतने करीब से बात करने का मौका नहीं मिला। आरव की आवाज़ में हल्का सा इमोशन था, तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, नेहा। नेहा ने झेंपते हुए कहा, मुझे भी। अब, दोनों के लिए यह बालकनी वाली मुलाकातें और बातें किसी अजीब सी खुमारी की तरह हो गई थीं। एक दिन आरव ने एक खास दिन पर नेहा को अपनी बालकनी से एक नोट भेजा। उस नोट में लिखा था, क्या तुम कभी सोच सकती हो कि इस लॉकडाउन के बीच हम दोनों एक दूसरे से इतने करीब आ सकते थे? नेहा ने नोट पढ़ा और अपने दिल की बात कहते हुए जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था, पर तुमसे बात करते करते लगता है जैसे हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। तुम्हारे बिना ये दिन इतने सुने होते। मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे से मिलकर बात करनी चाहिए। यह एक चौंकाने वाली बात थी क्योंकि दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन के दौरान एक दूसरे से मिलने का ख्याल कभी आएगा। लेकिन अब वे इस बात को लेकर उत्साहित थे। समय के साथ आरव और नेहा की भावनाएं और भी गहरी होती गईं। वे दोनों जानने लगे थे कि उनके बीच कुछ खास है। एक दिन, लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई थी और आरव ने नेहा से मिलने का प्रस्ताव रखा। क्या तुम चाहोगी कि हम बाहर मिलें? आरव ने पूछा। नेहा ने थोड़ी देर सोचा और फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं चाहूंगी। लेकिन शायद थोड़ी सी दूरी से मिलना अच्छा रहेगा। दोनों ने एक छोटे से पार्क में मिलने का तय किया। वहां जाकर, जब वे पहली बार आमने सामने मिले तो सब कुछ बदल चुका था। वे अब सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दिलों में जगह बना चुके थे। लॉकडाउन के खत्म होते होते आरव और नेहा के बीच एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए हमेशा तत्पर रहते। अब उनके बीच बालकनी से शुरू हुआ प्यार किसी ख्वाब जैसा सच हो चुका था। और इस तरह लॉकडाउन ने न सिर्फ उनकी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि उन्हें एक दूसरे से सच्चे प्यार का एहसास भी दिलाया। समाप्त। कहानी खत्म होती मोहब्बत। आरव और सिया की कहानी एक खूबसूरत मुलाकात से शुरू हुई थी। कॉलेज के दिनों में दोनों की पहली मुलाकात एक डिबेट के दौरान हुई थी, जहां दोनों एक दूसरे के विचारों से असहमत थे। लेकिन धीरे धीरे बहस से दोस्ती बनी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और सिया एक जानी मानी पत्रकार। भले ही उनके करियर अलग अलग थे, लेकिन उनका प्यार पहले जैसा ही बना रहा। वे एक दूसरे के लिए समय निकाल ही लेते थे। एक दिन आरव ने सिया को डिनर पर बुलाया। वहां मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी और माहौल बेहद रोमांटिक था। अचानक आरव ने जेब से एक अंगूठी निकाली और घुटनों के बल बैठ गया। सिया, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए आरव को गले लगा लिया और धीरे से कहा, हाँ। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सिया का काम उसे बार बार शहर से बाहर भेजने लगा। वह एक बड़े न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर थी और उसकी व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। पहले जहां वह हर शाम आरव से मिलती थी, अब हफ्तों तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। तुम्हारे पास अब मेरे लिए वक्त नहीं है, एक दिन आरव ने नाराजगी से कहा। ऐसा मत कहो, आरव। मैं तुम्हें प्यार करती हूं, लेकिन मेरा काम भी जरूरी है। मैं अपने सपनों से समझौता नहीं कर सकती, सिया ने सफाई दी। धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। आरव को लगता था कि सिया बदल गई है, जबकि सिया को लगता था कि आरव उसे समझ नहीं पा रहा। एक दिन आरव ने सिया के फोन पर एक मैसेज देखा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये कौन है? आरव ने गुस्से से पूछा। वह सिर्फ एक सहकर्मी है, आरव।
तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अगर वह सिर्फ सहकर्मी है तो वह इस तरह के मैसेज क्यों भेज रहा है? क्योंकि मैं अकेली हूँ, आरव। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल रही हूँ और तुम मुझे समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों ने कुछ दिनों तक बात ही नहीं की। अब उनका रिश्ता केवल झगड़ों और गलतफहमियों का खेल बन गया था। फिर एक दिन सिया ने आरव को मिलने बुलाया। हम ऐसे नहीं रह सकते, आरव। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। सिया की आंखों में आंसू थे। तुम कहना क्या चाहती हो? हमें अलग हो जाना चाहिए। आरव का दिल धड़कना बंद कर चुका था। वह इस सजा के लिए तैयार नहीं था। सिया, क्या हमारे प्यार की इतनी ही कीमत थी? प्यार खत्म नहीं हुआ, आरव, लेकिन हालात हमें साथ रहने नहीं देंगे। आरव कुछ नहीं कह पाया। उसने सिया को आखिरी बार गले लगाया और बस उनकी मोहब्बत वहीं खत्म हो गई। समय बीतता गया। आरव अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन हमेशा बना रहा। सिया ने भी अपने करियर में ऊंचाइयां छू लीं, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अधूरी मोहब्बत का दर्द झलकता था। एक दिन आरव को सिया की शादी का कार्ड मिला। वह कार्ड देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बस इतना कहा, शायद यही हमारी किस्मत थी। और फिर वह कार्ड बिना खोले ही अलमारी में रख दिया। कई बार प्यार में केवल भावनाएं ही काफी नहीं होती, परिस्थितियां भी बहुत मायने रखती हैं। आरव और सिया की कहानी यह बताती है कि कभी कभी सच्चा प्यार भी मुकम्मल नहीं हो पाता। कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं, लेकिन उनकी गूंज हमेशा दिलों में बनी रहती है। कहानी नंबर 2, शापित दुल्हन। रवि को पिछले कुछ दिनों से एक ही सपना आ रहा था। एक दुल्हन लाल जोड़े में सजी, जिसने अपना घूंघट उठाया और उसका चेहरा डरावना था। हर रात वह डरकर उठ जाता। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पुरानी हवेली में एक नवविवाहिता की आत्मा बसती है। उसकी शादी के दिन ही उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से हर रात उसकी परछाई हवेली के झरोखों में दिखती है। रवि को ये सब एक मनगढ़ंत कहानी लगती है। वह अपने दोस्तों के साथ हवेली जाने का फैसला करता है। सब उसे रोकते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। रात के अंधेरे में रवि और उसके दोस्त हवेली के अंदर जाते हैं। वहां का सन्नाटा भयानक था। तभी अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। एक कमरे में जलती लालटेन अचानक बुझ जाती है। दरवाजे की दरार से एक परछाई दिखती है। सभी दोस्त डरकर पीछे हटते हैं। रवि को अचानक दीवार पर लगा पुराना शीशा दिखता है। उसमें एक दुल्हन खड़ी होती है, मगर उसका चेहरा सड़ा गला था। हवेली में गूंजती एक कर्कश हंसी सुनकर सभी की रूह कांप जाती है। दोस्त हवेली से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रवि को एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें लिखा था कि यह आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई उसकी अधूरी शादी पूरी नहीं करेगा। किताब में लिखा था कि इस हवेली की बेटी चंद्रिका की शादी के दिन ही किसी ने उसे जहर देकर मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी बदला लेने को भटक रही थी। रवि का दोस्त अमित मजाक में दुल्हन की तस्वीर पर पत्थर मारता है। अचानक कमरे में हलचल मच जाती है और लाल जोड़े में एक साया प्रकट होता है। हवा तेज चलने लगती है और दुल्हन की आत्मा जोर से चिल्लाती है, मुझे न्याय चाहिए। अचानक अमित जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। गांव के एक पंडित जी कहते हैं कि आत्मा को मुक्त करने के लिए एक प्रतीकात्मक विवाह करवाना होगा। रवि तैयार हो जाता है। रात के 12 बजे हवेली में मंत्रोच्चारण के साथ चंद्रिका की आत्मा को अंतिम विदाई दी जाती है। धीरे धीरे हवेली की हवा हल्की होने लगती है। रवि को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, मगर जाते जाते हवेली के झरोखे से वही परछाई दोबारा झांकती है। क्या सच में दुल्हन मुक्त हुई थी? भूतिया हॉस्टल का रहस्य। शहर से दूर स्थित राजगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल नंबर 3 सालों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि वहां रहने वाले छात्रों के साथ अजीब घटनाएं होती थीं। कभी रात में किसी के चीखने की आवाज आती, तो कभी अचानक किसी का साया दिखता। कुछ छात्रों का कहना था कि वहां एक लड़की की आत्मा भटक रही थी, जिसने कई साल पहले उसी हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी।
राहुल, विशाल, संदीप और आदित्य 4 दोस्त, जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे, कॉलेज के नए सत्र में हॉस्टल नंबर 3 में रहने का फैसला करते हैं। पहले कुछ दिन सामान्य बीतते हैं, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात के समय दरवाजों पर खुद ब खुद दस्तक होती, पानी का नल अपने आप खुल जाता, और कभी-कभी ऐसा महसूस होता कि कोई छाया उनके पीछे खड़ी है। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब राहुल ने रात में किसी को अपने बिस्तर के पास खड़े देखा। जब उसने टॉर्च जलाई, तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य दिखा, मुझे न्याय चाहिए। ये सब देखकर चारों दोस्त इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करते हैं। वे कॉलेज की पुरानी फाइलों की तलाश करते हैं और लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड खंगालते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि 10 साल पहले एक लड़की, रश्मि, इसी हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में रहती थी। एक रात उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कॉलेज प्रशासन ने इसे आत्महत्या का मामला बताकर मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उसे मारा गया था। अब चारों दोस्त उस कमरे में जाते हैं और वहां रात बिताने का निर्णय लेते हैं। आधी रात को अचानक कमरे का तापमान गिरने लगता है, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती हैं, और फिर अचानक एक सफेद साया प्रकट होता है, रश्मि की आत्मा। रश्मि की आत्मा रोते हुए कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे ही दोस्तों ने धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। उसकी कहानी सुनकर चारों दोस्त डर जाते हैं। रश्मि ने बताया कि कॉलेज के कुछ प्रभावशाली छात्रों ने उसे एक प्रोजेक्ट के कारण फंसाया और जब उसने सच सबको बताने की धमकी दी, तो उन्होंने उसे हॉस्टल की छत से नीचे फेंक दिया। अब चारों दोस्त तय करते हैं कि वे इस मामले को सार्वजनिक करेंगे। वे अखबारों और पुलिस को सारी जानकारी देते हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस 2 पूर्व छात्रों को गिरफ्तार कर लेती है, जो अब भी शहर में थे और जिनका नाम इस मामले में आया था। जैसे ही न्याय मिलता है, हॉस्टल नंबर 3 में अजीब घटनाएं बंद हो जाती हैं। एक रात राहुल को सपने में रश्मि की आत्मा मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और कहती है, अब मैं मुक्त हूँ। इसके बाद हॉस्टल नंबर 3 फिर से छात्रों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन अब वहाँ कोई डरावनी घटना नहीं होती। राहुल, विशाल, संदीप और आदित्य हमेशा इस अनुभव को याद रखते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ भूत बदला लेने नहीं, बल्कि सिया और आरव की कॉलेज से शादी तक की लव स्टोरी। पहली मुलाकात। सिया एक होशियार और शांत लड़की थी, जो कॉलेज में ज़्यादातर समय अपनी किताबों में खोई रहती थी। वह बहुत कम लोगों से घुल मिलती थी और उसकी दोस्ती भी कम थी। एक दिन कॉलेज के न्यूज़पेपर क्लब में आरव से उसकी पहली मुलाकात हुई। आरव कॉलेज का सबसे होशियार और स्मार्ट लड़का था, जो किसी भी मौके पर मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन सिया को न्यूज़पेपर के लिए लेख लिखने में थोड़ी मदद की ज़रूरत थी, और आरव ने उसे इस बारे में मदद करने का प्रस्ताव दिया। दोनों ने पहली बार एक दूसरे से बातचीत की और सिया को आरव की मस्ती और आत्मविश्वास बहुत पसंद आया। दोस्ती का गहरा होना। कॉलेज के कुछ महीनों बाद सिया और आरव के बीच दोस्ती गहरी हो गई। दोनों साथ में प्रोजेक्ट्स पर काम करते, कैंपस के इवेंट्स में भाग लेते और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते। आरव को सिया का शांत स्वभाव और उसकी समझदारी बहुत भाती थी, और सिया को आरव की जोश और हंसी मजाक बहुत पसंद थी। दोनों के बीच धीरे धीरे एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता बन गया। एक दिन आरव ने सिया से कहा, तुमसे बातें करके हमेशा अच्छा लगता है। तुम ऐसी हो जो मुझे सच्ची सलाह देती हो। सिया मुस्कुराई और बोली, तुम भी वैसे ही हो आरव। प्यार का एहसास। कॉलेज के तीसरे साल में सिया और आरव के बीच दोस्ती से कुछ ज़्यादा होने लगा था। आरव ने सिया को एक दिन कह दिया, तुमसे मिलने के बाद ही मुझे ये महसूस हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। सिया थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन दिन ब दिन वह खुद भी आरव के लिए खास महसूस करने लगी। एक दिन कैंपस में एक कॉफ़ी शॉप में बैठे आरव ने सिया से कहा, सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने इसे जल्द ही छुपा लिया और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, आरव। उस दिन दोनों ने अपने प्यार को स्वीकृति दी और उनका रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ने लगा। रोमांटिक लम्हे और संघर्ष, सिया और आरव का प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। वे एक दूसरे के साथ अपने कॉलेज के दिनों को याद करते, एक दूसरे की खुशियों और गमों में भागीदार बनते। लेकिन जैसे जैसे कॉलेज खत्म होने का वक्त करीब आ रहा था, दोनों के मन में कई सवाल उठने लगे। आरव का इरादा था कि वह अपने करियर के लिए विदेश जाना चाहता था और सिया को अपने परिवार के साथ रहना था। एक दिन सिया ने आरव से कहा, क्या होगा अगर हम दूर हो गए तो? आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, सिया। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। शादी का प्रस्ताव। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने अपने अपने करियर की दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन वे एक दूसरे के संपर्क में रहे। एक साल बाद आरव ने सिया को एक सुंदर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाया और कहा, सिया, हमारे रिश्ते में जो भी मुश्किलें आईं, हम दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं चाहता हूं कि हम अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताएं। क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? सिया ने खुशी से आंसू बहाते हुए कहा, हाँ आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सगाई और शादी। आरव और सिया ने अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया और दोनों ने सगाई की। उनके परिवारों ने भी इसे खुशी खुशी स्वीकार किया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सिया और आरव की शादी एक सपने जैसी थी, जिसमें उनके परिवार और दोस्त साथ थे। शादी के दिन सिया और आरव ने एक दूसरे से वादा किया कि वे जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कोई भी मुश्किल आए। शादी के बाद का जीवन। शादी के बाद सिया और आरव ने अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता हासिल की। वे हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बने रहे और एक दूसरे की खुशियों में हुए। उनकी शादी की कहानी एक मिसाल बन गई, जिसमें सच्चे प्यार, विश्वास और साथ रहने की ताकत थी। ये कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं थी, बल्कि दो लोगों के बीच की साझेदारी, संघर्ष और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने की थी। सिया और आरव ने अपने प्यार को कॉलेज के दिनों से लेकर शादी के बाद तक हर कदम पर मजबूत किया और उनका प्यार हमेशा के लिए अनमोल बना रहा। सुहागरात। एक नई शुरुआत। रात की चांदनी कमरे में फैल रही थी। सिया कमरे में अकेली खिड़की के पास खड़ी थी, हल्का घूंघट सिर से गिरा हुआ था और वह अपनी शादी के जोड़े में एकदम संकोच और नरमी से खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, और यह सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। आरव और सिया की शादी एक अरेंज मैरिज थी, और शादी के पहले दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानने का वक्त नहीं पा सके थे। उन्होंने फ़ोन पर कुछ बातें की थीं, एक दूसरे से धीरे धीरे परिचित होने की कोशिश की थी। आरव का व्यक्तित्व शांत और समझदार था और सिया की मासूमियत ने उसे आकर्षित किया था। फिर भी दोनों को एक दूसरे से यह उम्मीद नहीं थी कि वे इतने करीबी रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आरव का प्रवेश। आरव धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में हल्की घबराहट और नर्वसनेस थी, लेकिन उसने कोशिश की कि वह शांत दिखे। उसने सिया को देखा, जो घूंघट में छिपी हुई थी, और एक पल के लिए उसे लगा कि यह सारा वातावरण किसी रहस्य जैसा है। क्या तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा, अपनी आवाज में सौम्यता रखते हुए। सिया ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन वह जरा भी बात नहीं कर सकी। उसकी आंखें थोड़ी नमी से भर आईं, शायद उसकी घबराहट के कारण। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आराम की जरूरत होगी। मैं समझता हूं कि यह सब नया है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझ सकते हैं। सिया ने उसकी बात सुनी और हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब थोड़ी सी राहत थी। आरव की बातों ने उसे सहज महसूस कराया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमरे का माहौल और बातचीत। आरव ने कमरे में घूमते हुए सिया की तरफ एक चाय का कप बढ़ाया। क्या तुम चाय लेना चाहोगी? उसने विनम्रता से पूछा। सिया ने बिना कुछ कहे चाय का कप लिया, और फिर दोनों कुछ पल चुप रहे। चाय की चुस्कियां दोनों को सुकून दे रही थीं।
आरव ने कहा, मैं जानता हूँ, हम दोनों के लिए ये सब थोड़ा नया है, और शायद तुम बहुत नर्वस महसूस कर रही हो, लेकिन एक दूसरे को जानने का ये समय है। मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे दोस्त बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम शादीशुदा हैं। सिया ने इस बात को गहरे से महसूस किया। उसकी आंखों में हल्का सा विश्वास आया और उसने धीरे से कहा, शायद यह अच्छा होगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। आरव ने उसे देखा और मुस्कुराया, कोई जल्दी नहीं है, तुम जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समझ और समर्थन की शुरुआत। बातों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। सिया ने आरव से अपने पसंदीदा किताबों के बारे में बात की और आरव ने उसे अपने यात्रा अनुभवों के बारे में बताया। दोनों की बातें और एक दूसरे की हंसी ने कमरे का माहौल हल्का और आरामदायक बना दिया। आरव ने कहा, तुमने कभी मेरे पसंदीदा किताबों के बारे में नहीं पूछा, मुझे लगता है ये सही समय है बताने का। सिया ने धीरे से मुस्कुराया और आरव की बातों को ध्यान से सुना। दोनों की बातें अब सहज हो गई थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक दूसरे की उपस्थिति का एहसास। रात बढ़ती गई, लेकिन दोनों के बीच की घबराहट धीरे धीरे कम हो रही थी। आरव ने सिया से कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ है, बहुत गहरी बातें छुपी हैं। कभी मौका मिले तो मुझे बताना। सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद जब मैं पूरी तरह से सहज महसूस करूंगी तो मैं तुमसे ज़रूर बात करूंगी। आरव ने सिर हिलाया और फिर दोनों के बीच एक सुकून भरी खामोशी आ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्मृति में एक नई शुरुआत। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, सिया ने देखा कि आरव अब भी सो रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी और सिया ने पहली बार महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और फिर हल्के से मुस्कुराए। शायद ये शुरुआत थी एक सशक्त, समझदार और भरोसेमंद रिश्ते की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समाप्त। ये कहानी एक नई शुरुआत की है, जिसमें दोनों एक दूसरे को समझते हुए धीरे धीरे अपने रिश्ते को गहरा करते हैं। ये रात सिर्फ एक शारीरिक रिश्ता नहीं, बल्कि एक विश्वास, समझ और सच्चे प्यार की शुरुआत थी।